Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. As promised, we are here for our second podcast for the second trimester of pregnancy, and for that we have with us Professor Dr. Fozia Ambar Qureshi. Assalamu alaikum doctor. How are you? Walaikum Assalam. I'm good. Thank you. Thank you for coming. As we promised, today we are going to discuss our second trimester of pregnancy and the most frequently asked questions. For that reason, we are going to ask Dr. Fozia Amir Qureshi the most commonly asked question. But उससे पहले हम ज़रा सी आपसे एल्गा पे अपनी प्रोग्रेस के बारे में पूछेंगे. कहाँ तक हमारी इसकी प्रोग्रेस आगे बढ़ी है और कितना काम इस पे हो रहा है. कब तक पेशेंट्स आर ईगरली वेटिंग टू टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम यू फॉर द लेप्रोस्कोपी. तो आप उसके बारे में क्या बताएंगी? जी, थैंक यू महानूर. एल्गा में ऑलरेडी वी आर पासिंग थ्रू. हमारी एसोसिएशन बन गई है, हमारी टीम है एडवांस लेप्रोस्कोपी एंड गायनाकोलॉजी एसोसिएट्स की, और हम ऑलरेडी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं. हर किस्म के गायनी से जुड़े ऑपरेशन थ्रू लेप्रोस्कोपी. हाँ, अलबत्ता जहाँ तक वेबसाइट की लॉन्च की बात अगर आप कर रही हैं तो वेबसाइट लॉन्च नियर फ्यूचर में हम कर देंगे एल्गा की, और फिर उसके बाद वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी बुक हुआ करेंगी, और डिफरेंट फीचर्स विच आर रिलेटेड टू दी वेबसाइट ऑफ एल्गा मीन्स वीडियो, सर्जिकल वीडियोज़ और some articles and some lectures and other services, surprise activities, they are also associated with ALGA website. I must say कि वेबसाइट होने के बाद पेशेंट्स जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जैसे कि पहले कॉल के थ्रू करना पड़ता था. लेकिन अगर वेबसाइट से एक पेशेंट चाहता है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट आपसे बुक करवाए, तो उसको कितनी देर पहले उस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा और इसका क्या सिनेरियो है? जी, अभी वैसे तो ये मेथडोलॉजी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन मोस्ट लाइकली इमीडिएटली वेबसाइट के थ्रू राउट होगा वो उनकी कॉल, और वो वेबसाइट मैसेज के थ्रू भी आ सकती है, वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी आ सकती है, और वो ईमेल के थ्रू भी आ सकती है. तो डिफरेंट मेथड्स हैं. और अपॉइंटमेंट कब का मिलता है वो तो पेशेंट टर्नओवर और लोड पे, बट सून जल्दी मिल जाता है. मतलब एल्गा हम बहुत जल्दी देखेंगे इसकी वेबसाइट लॉन्च होते हुए, और इजी टू वे हो जाएगा हमारे पास आप तक पहुंचना. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट सेकंड ट्राइमेस्टर. सबसे पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पॉडकास्ट में हमने मेन बातें की, क्या खाना चाहिए, क्या टेस्ट लेने चाहिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में होता है और सब बहुत आप कह लें कॉशंस लेते हैं कि क्या करना है, अब समझ नहीं आ रहा और परेशानी होती है. अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर गुजर जाए, सेकंड की तरफ आए, सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्टली मदर्स पूछती हैं हमारे बेबी की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, और इसके लिए इसका हमें किस तरह पता चलेगा कि इज़ एवरीथिंग गोइंग ओके और नॉट, और व्हाट काइंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट वी आर सपोज्ड टू डू. कैन यू टेल अस अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट इन सेकंड ट्राइमेस्टर? जी, आपने बड़ा अच्छे तरीके से फ्रेम किया अपने क्वेश्चन को. थैंक यू मानूर. एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अभी बिल्कुल ऑर्गेनोजेनेसिस जैसे कि ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, बट वंस डेवलप्ड चौथे, पांचवा और छठा महीना जो कि जिसको कि हम सेकंड ट्राइमेस्टर या मिड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें मेनली ग्रोथ ही हो रही होती है. अच्छा, ये सेफेस्ट पीरियड है प्रेगनेंसी का, सेफेस्ट इन वेरियस टर्म्स, यानी ट्रैवलिंग के एतबार से भी सेफेस्ट है, मदर के ट्रैवलिंग के एतबार से, बेबी की डेवलपमेंट के हिसाब से भी, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को परेशानियां आई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो गई, जैसे कि उल्टियाँ, पेट दर्द, ज़्यादा घबराहट होना, चक्कर आना, हार्ट बीट तेज़ होना. अब उन तमाम चीज़ों को ना समझे कि एक हमवार सतह मिल गई है चौथे, पाँचवें और छठे महीने में हमल के. इसके अलावा और मज़ीद किस तरह से सेफ़ है, बहुत सारी मेडिसिन्स का इनटेक के हिसाब से सेफ़ है कि, और बहुत सारी अगर कोई किसी चीज़ का कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट अचानक से करना पड़ गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ सेफ फॉर मैनी मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस. और जहाँ तक स्क्रीनिंग टेस्ट वी आर सपोज्ड टू डू इन सेकंड, स्क्रीनिंग टेस्ट की तरफ ही अब आते हैं. जो सबसे ज़रूरी टेस्ट है वो है 20 हफ्ते का डिटेल्ड एनॉमली अल्ट्रासाउंड.
इसको हम 20 हफ्ते का कहते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम 18 वीक्स टू 22 और समटाइम्स 24 वीक्स तक भी। ये एक पूरी महीने 1.5 महीने की विंडो है। इस विंडो पीरियड में एक अल्ट्रासाउंड होना हामला खातून का डिटेल से उनके बेबी के अंदर एनाटॉमिकल जो डेवलपमेंट है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, उनको डिटेल से देखना, वो इस डिटेल्ड एनॉमली अल्ट्रासाउंड में शामिल है। एक एक्सपर्ट का क्या आप बता सकती हैं कि इसमें क्या हमें एबनॉर्मेलिटीज का पता चल सकता है, मेंटल और फिजिकल? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने महानूर। हमें 100% बिल्कुल नहीं पता लग सकता। देयर इज अ लिमिटेशन एसोसिएटेड विद, क्योंकि मोस्टली लोगों को समझ लगता है कि ये टेस्ट करा लिया ना, वी आर सेटिस्फाइड कि ये मसला था ये नहीं। हाँ, और बाद में अगर कोई इशू पता चलता है तो वो डॉक्टर्स की तरफ आते हैं कि आपने या इस टेस्ट के थ्रू हमें क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एनॉमली अल्ट्रासाउंड जो कि अराउंड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, उसके अंदर बेबी के डिफरेंट पार्ट्स, स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेबी का हेड, उसका स्कल, उसके बाद बेबी का स्पाइन, बेबी का हार्ट और उसके किडनीज और प्लस लंग्स की नीचे जो डायाफ्राम है उसकी डेवलपमेंट, बेबी का पेट और उसके दोनों लिम्स और हाथ पाँव और डिजिट्स, ये तो बोनी प्लस सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाते हैं। अगर इनके अंदर कोई ग्रॉस प्रॉब्लम है, ग्रॉस मींस इतना नुमाया कि अल्ट्रासाउंड में नज़र आ जाए, तो वो तो एक डिटेल्ड एनॉमली अल्ट्रासाउंड में नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड इज़ ऑल्सो एन इमेज। ये सिर्फ एक तस्वीर है या एक वीडियो है। लिमिटेशंस बिल्कुल इसके साथ बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। 7 to 10% ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लगती हैं। सॉफ्ट टिश्यू की बहुत स्मॉल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं पता लगती हैं। और इसके अलावा जो एक ज़रूरी बात जो कि ख़वातीन पूछती हैं, यही मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। तो मेंटल डेवलपमेंट के बारे में कोई भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट नहीं बता सकता ना। यानी कि अब जैसे अभी आप सामने बैठी हैं, मैंने आपकी एक तस्वीर खींच ली है, आप हालांकि मेरी तरफ ही देख रही हैं, लेकिन मैंने आपकी एक तस्वीर खींच के और उसके बाद मैं दूसरों को दिखाऊं कि मुझे बताएं क्या ये सही बोल सकती हैं कि नहीं। तस्वीर खींची है मैंने, और क्या बताएं ये सुन सकती हैं कि नहीं, देख सकती हैं कि नहीं, आंखों में रोशनी है कि नहीं, इज शी इंटेलिजेंट इनफ। तो इतना कुछ तो उस तस्वीर से नहीं पता लग सकता ना। You can identify the apparently you can apparently see visible जो विजिबल चीजें हैं वो ही एनॉमली अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज कंपल्सरी इन सेकंड ट्राइमेस्टर। यस इट इज इन मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि आपकी मॉडर्न दौर में ये एक वाहिद अल्ट्रासाउंड है जो कि कंपल्सरी है प्रेगनेंसी के, जिनको आम तौर पे हम ले मैन लैंग्वेज में कहते हैं कि हमल के 5वें महीने में एक डिटेल्ड एनॉमली अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। पेशेंट्स इस चीज को अपनी जुबान में इसको कन्वर्ट कर लेती हैं, ट्रांसलेट कर लेती हैं, कहती हैं बड़ी स्क्रीन का अल्ट्रासाउंड करवाना है, बड़े डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाना है। स्पेशल नेम मेंशन किया कि आप इसको एक्सप्लेन करें। हम इसको ये भी कह सकते हैं डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड। और डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होगा। इसमें बॉडी के ऑर्गन्स, बेबी की बॉडी के ऑर्गन्स की एनाटॉमी को देखा जाएगा एंड इट इज कंपल्सरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्सर मदर्स का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि शुड आई ईट मोर एंड मोर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर बिकॉज माई बेबी इज़ ग्रोइंग फास्टर, सो एम आई सपोज टू ईट मोर, ज़्यादा खाना, ज़्यादा फल, जितना फर्स्ट में था अब बहुत ज़्यादा कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर। तो इसके बारे में क्या है, उतना ही खाना चाहिए या अपनी फूड और अपना मील प्रोपोर्शन ज़्यादा कर देना चाहिए? नहीं, उतना ही खाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी focused rather than quantity. Eat for one and don't eat for two. अपने आप को ओवरवेट नहीं होने देना, लेकिन एक एवरेज वेट गेन प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली हो रहा होता है। तो हमल के पहले 6 महीने में कहा जाता है कि अगर आपने पहले 6 महीने में 6 किलो वजन इंक्रीज हो गया है तो इट इज़ नॉर्मल। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनका हमल के पहले 3 महीनों में बढ़ने के बजाय वजन कम हो गया होता है।
सही तरह ना खाने की वजह से या उल्टियाँ आने की वजह से या स्टमक अपसेट होने की वजह से वो भी कैचअप कर लेती हैं फिर, यानी कि मिड ट्राइमेस्टर में जब उनकी उल्टियाँ और हाजमा थोड़ा सा बेहतर होता है, 100% बेहतर नहीं होता, 50%। इस पे भी लोग समझते हैं अच्छा मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं होगा आया, और अगर हो जाए तो उनको फियर हो जाता है कि व्हाई इट्स कॉमन नाउ इन सेकंड ट्राइमेस्टर, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो हियर कंपल्सरी टू मेंशन के जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है कि 50% खवातीन का हाजमा माशाल्लाह जैसे चौथा महीना स्टार्ट होता है ठीक हो जाता है, और 50% खवातीन का फिर भी नहीं ठीक हो सकता, लेकिन बस अपना जो वेट अगर उन्होंने लॉस किया हो या वो कैचअप कर लेती हैं, मिड ट्राइमेस्टर कंपैरेटिवली हैप्पीली गुजर जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आई गेस, when will a mother can feel the movement and kicks of the baby? हाँ जी, ये भी एक ट्रांजिशन है मानूर, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही होता है। ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में 22 वीक्स यानी 5 महीने पूरे होने के बाद जब 6 मंथ स्टार्ट होता है तब माँ को अपने बच्चे की किक्स, फर्स्ट किक्स फील होना शुरू होती हैं, और उसको हम इंग्लिश में क्विकनिंग कहते हैं। और लेकिन सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन अगले बच्चों की दफ़ा कंपैरेटिवली 1 माह पहले ही, जैसे कि 18-19 हफ्ते पे ही माँ को अपने बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। वो ज़्यादातर मदर्स इसको टिकलिंग मूवमेंट्स या स्क्वॉशिंग मूवमेंट, मतलब इस तरह से कहती है जैसे कुछ अंदर से समझे कि कोई मूवमेंट, हाँ कुछ हिल रहा है पे, हाँ तो वो इस तरह की डिस्क्राइब करती हैं मदर्स, और इट इज़ वेरी प्लेजेंट फीलिंग फॉर द मदर जब वो पहली दफ़ा अपने बच्चे की हरकत महसूस करना शुरू करती हैं। वो भी इसी सेकेंड ट्राइमेस्टर ही की स्पेशल फीचर। एंड व्हाट इफ अ मदर कैन नॉट फील द मूवमेंट इन द 5th मंथ, यू सेड अगर 6 मंथ तक चले जाए तो ये कोई मसले की बात होगी, या इससे डरना चाहिए, या इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, या दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल कि ये 5th और 6th मंथ में भी हो सकती है? कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। यूजुअली 22 वीक्स कंप्लीट होने तक या मैक्सिमम 23 वीक्स तक माँ को अपने बेबी की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। इट अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। तो कभी कभी अगर नहीं भी हो तो वैसे भी पर मंथली डॉक्टर चेकअप के लिए बुला रही होती हैं, वो चेक भी कर लेती हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर लेती हैं, मदर को तसल्ली दे देती हैं रीअश्योरेंस के अगर ग्रोथ सही हो रही है तो इट्स ओके। माइनॉरिटी ऑफ केसेस में अनकॉमनली मदर को बिल्कुल ही नहीं हरकत महसूस होती है। तो ऐसा होता तो बहुत कम है अगर बेबी सही है, ठीक ग्रो कर रहा है, लेकिन माँ को बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही। exactly. तो ये जो चीज़ है ये फिर पर्सनल फीलिंग पर ही है उनकी। कुछ इट इज़ इंडिविजुअल टू दैट मॉम, और उनके लिए फिर मैं तो उनको फिर यही मशवरा देती हूँ कि देखिए मैं तो मंथली चेक कर रही हूँ और सब ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी महसूस हो रही तो इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा कैसी होती है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में किस तरह की एक्सरसाइज हमारे लिए आगे जाके बेहतर साबित हो सकती है? हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जी कोई ऐसा स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है। एनी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज दैट यू हैव बीन डूइंग प्रीवियसली, या प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में भी जो कर रहे थे, वॉक रेगुलर, तो जो असल में जो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है वो तो वॉक है। अगर 30 मिनट्स 40 मिनट्स की पर डे वॉक, इट इज़ वेरी हेल्दी। कोई न्यू ऑनसेट एक्सरसाइज ना शुरू करें तो बेहतर है, लेकिन अगर बॉडी यूज टू है कोई एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे एरोबिक्स हैं, योगा हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि वो पहले से कर रही थी, तो वो उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू कर सकती हैं, जिसमें और मतलब फिज़िकली एक्टिव रहना और डेली 30 से 40 मिनट वॉक करना ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होती है और पेल्विस की तरफ यानी बच्चेदानी की तरफ खून का बहाव बेहतर होता है। टांगों से वीनस रिटर्न, यानी जो ख़वातीन कहती है ना कि पैर अब वरम आना शुरू हो गए, सोजन पड़ गई, तो हाँ जी, वो भी ज़्यादा देर टांगे लटकाने की एक्टिविटी, अगर आप एक्टिव रहें, वॉक करें, और तो फिर वो वरम भी कम होती है और टांगों का और पिंडलियों का जो मसल पंप है उसका एक्शन अच्छा रहता है ताकि वरम कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत कॉमनली
फेयर हो जाता है मदर्स में, और आजकल यंग गर्ल्स में ज़्यादा देखने को आता है, दे फेयर अबाउट दो स्ट्रेच मार्क्स ऑन बेली और मे बी ऑन द शोल्डर्स और ऑन द बैक। तो इसके बारे में क्या ये सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको शो हो जाते हैं अपनी बॉडी पे, या थर्ड में होते हैं? और अगर हो जाते हैं तो ये अनप्लेजेंट चीज़ तो लड़कियों को लगती ही है, लेकिन इसके लिए आप क्या बताएंगे कि इसको हम कम से कम अपने पे हावी करें मदर्स, या तो इसके लिए कुछ ऐसी रेमेडी बता सकती हैं कि इन मार्क्स के लिए क्या किया जा सकता है? एंड आर दिस नॉर्मल, और क्या ये प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाते हैं? स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में बेसिकली तेज़ी से कोई भी ऑर्गन एनलार्जमेंट अगर हो और उसके ऊपर ओवरलाइंग स्किन जो है, यानी कि बॉडी का कोई भी जिस्म का हिस्सा तेज़ी से मोटा हो और उसके ऊपर स्किन खिंचे, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए कि उसके अंदर जो फैब्रिक है, यानी कि जो उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स हैं वो टीयर ऑफ, टूटना शुरू हो गए, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स बन गए। ये किसी ट्राइमेस्टर के मोहताज नहीं है। अगर वैसे भी अगर मोटापा आता है और जिस्म का कोई ऑर्गन तेज़ी से बढ़ता है तो भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। अगर वेट कंट्रोल में रखें अपना, और जैसे मैंने बताया टू मच एक्सेसिव वेट गेन भी होना प्रेगनेंसी में हेल्दी नहीं है। अगर एक्सेसिव वेट गेन हो जाए, जिस्म का कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोटा हो रहा है, बाजू, शोल्डर्स जो अभी आपने बताया, बैक ऑफ लेग, वो शोल्डर्स और बटक्स और पेल्विस के और पेट के हिस्से, तो उनमें स्ट्रेच मार्क्स तो हो जाते हैं। वो टोटली 100% प्रिवेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन गुड अवेयरनेस से और गुड मॉइस्चराइजिंग ऑफ स्किन से कुछ हद तक उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। 100% तो नहीं स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट होते, बट बच्चे की पैदाइश के बाद जब ऑर्गन, पेट खास तौर पे जब कोलैप्स करता है या साइज स्ट्रक्चर बॉडी का वापस अगर अपनी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, तो फिर इन स्ट्रेच मार्क्स का कलर उतना नुमाया नहीं रहता, लेकिन और वो अपनी स्किन टोन के साथ मैच हो जाते हैं, उतने नुमाया नहीं रहते। लेकिन जी सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये कोई इतनी प्रोमिनेंट फीचर नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में एक ये बात, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, मदर्स पूछती हैं क्या हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। अब यहीं पे अगर आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा वेट भी गेन नहीं होना चाहिए, तो क्या इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप कुछ बताएंगे कि ज़्यादा खाया भी ना जाए और प्रॉपर फूड ली जाए और वेट भी इतना गेन ना हो? इसके लिए कुछ सजेशन देंगे पेशेंट्स को अपने, और ओपिनियन यू कैन से? हाँ, सजेशन तो यही है कि जो एक गो विद द नेचर, बस थोड़ी सी भूख रख के खाएं, जितनी आपको ज़्यादा भूख लगी है उसमें से थोड़ी सी भूख बचा कर खाएं। बॉडी में एक्टिव मेटाबॉलिज्म काफ़ी तेज़ तो होता ही है, फूड की क्वांटिटी से ज़्यादा उसकी क्वालिटी पर तवज्जो दें कि उसके अंदर प्रोटीन्स और उसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की एक मुनासिब मिकदार जो एक बैलेंस डाइट में होनी चाहिए वो है, न्यूट्रिशन मेंटेन्ड है और एक्टिवली वॉक कर रही हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल है। घर के कामकाज, घरेलू कामकाज करना ही मेजॉरिटी ऑफ होम मेकर ख़वातीन के लिए घरेलू कामकाज करना ही बेस्ट है। और सिमिलरली फ़िज़िकल एक्टिविटी में जिनका सीढ़ियों वाला घर होता है ख़ास तौर पे, वो पूछती हैं ख़वातीन कि हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं, और अब सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं, कि पहले 3 महीने में नहीं पढ़ते। डिफरेंट क्वेश्चन, हाँ, तो वो भी सीढ़ियाँ चढ़ना मना तो नहीं है, बस मजबूत सोल की जूती पहननी है जिसको, या चप्पल ऐसी कि आप गीले फर्श के ऊपर पैर ना रखें, चोट ना लग जाए, गिर ना जाए। बेसिकली अनसेफ एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, अपने आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। जिस तरह हमने सुनने में आया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो क्या सेकंड ट्राइमेस्टर, अगर आपने बताया सेफेस्ट ट्राइमेस्टर है, तो क्या इसमें वो मिसकैरेज के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या अभी कुछ चांसेस होते हैं? क्योंकि लोग बिल्कुल कहते हैं अब तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर गया, नाउ वी आर फ्री, नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। तो इसके बारे में आप मिसकंसेप्शन कोई दूर करना चाहेंगी मदर्स की? जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो डेफिनेटली जब तक बेबी की हार्ट बीट नहीं आती मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में जबकि ग्रोइंग बेबी है तो फिर डिफरेंट ऐसी चीज़ें
ऐसे अवामिल होते हो भी सकते हैं जो कि मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस का सबब बनते हैं। प्रेगनेंसी लॉस मिड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस, और वो ज़्यादातर या तो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ, अगर एबनॉर्मल फीटस है जो कि हम अल्ट्रासाउंड ही नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कर ही 22 वीक्स पे रहे हैं, और या एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या यूट्रस या सर्विक्स की कोई कुदरती इनहेरेंट कंजेनिटल वीकनेस जो कि मोरूसी कोई प्रॉब्लम्स हैं यूट्रस की शेप के साथ, मतलब ऑल्दो प्रोपोर्शन इज लेस बट स्टिल खतरा तो हो भी सकता है। Mothers are very curious for the gender of the baby. Can we identify the gender in second trimester or we should wait for the third trimester for that? इसके बारे में gender आप कह लें कि आजकल ट्रेंड भी बन गया है कि हमने जेंडर हमें पता होना चाहिए, तो ये क्या है, हम सेकंड ट्राइमेस्टर में जेंडर का पता कर सकते हैं? ये एक जो क्वेश्चन है ना बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क तो है। अब लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ ये है कि जी जेंडर रिवील पार्टी पहले पता चल जाना जी बिल्कुल। तो ये देखें कि मेडिसन या साइंटिफिक जो हकाइक हैं वो तो ये हैं कि जेंडर डिटर्मिनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाती है, बल्कि जब हमल ठहरता है तभी कुदरत डिटर्मिन कर देती कि इस बेबी का जेंडर क्या होगा। अल्ट्रासाउंड स्कैन की जो रिपोर्ट है उसमें रिटन रिपोर्ट में कहीं जेंडर के बारे में कम से कम हमारे आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान में नहीं रिपोर्टिंग में लिखा जाता कि क्या जेंडर है बेबी की। और दूसरा ये कि जेंडर डिटर्मिनेशन एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें गलती का इम्कान होता है, एरर हो सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी के बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप तो पूरी तरह होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो मशीन है उसकी क्या रेजोल्यूशन है, क्या उसके करने ऑपरेटर डिपेंडेंट और मशीन की टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट रिपोर्ट होती है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आप 100% इट्स नॉट करेक्ट कि जेंडर का पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड में, लेकिन बट स्टिल मैनी केसेस में आइडिया हो जाता है। और इसके सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम अपनी डिलीवरी डेट को किस कदर आप कह लें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या क्या अल्ट्रासाउंड में हमें जो आपने बताया जो कंपल्सरी अल्ट्रासाउंड है डिटेल, क्या उसमें हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड डिलीवरी डेट? अगर पहले ट्राइमेस्टर में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया गया, यानी डेटिंग स्कैन जो कि मोस्ट रिलायबल है फॉर कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, तो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिलायबिलिटी निस्बतन कम है, यानी एरर का चांस रहता है, प्लस माइनस 1 to 2 वीक्स का फिर भी एरर का चांस रह सकता है। सो अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके साथ ही नोज़िया की तरफ चलेंगे। नोज़िया एक बहुत कॉमन सिम्टम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर नोज़िया होता है तो क्या ये वही, क्योंकि सुनने में आया सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी मदर को स्टिल सेम सिम्टम्स शो हो रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी, तो क्या ये कोई ख़तरे की अलामत है, या इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ये ख़तरे की अलामत नहीं है। अगर नौजिया यानी कि दिल मतलाता है, और आम तौर पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में तबीयत निस्बतन बेहतर हो जाती है, बट स्टिल अगर कोई प्रेग्नेंट खातून को कंटिन्यू है उनके उल्टियाँ या उनके दिल मतलाने की या हाजमे की ख़राबियाँ, तो स्टिल अगेन आई से एवरी वुमन इन दिस वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। जिस तरह दो ख़वातीन की शक्लें नहीं मिलती, इस तरह उनकी अंदर की बायोलॉजी, उनके अंदर के हार्मोनल जो एनवायरनमेंट है वो भी नहीं मिलते। जैसे इसी तरह कुछ होते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने को आया, बट आई कैन नॉट सी द राउंड शेप ऑफ माई बैली, तो मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और इस तरह फेयर्स काफ़ी पैदा होते हैं। तो क्या अगर बहुत राउंडेड और बहुत बल्कि बैली नहीं है तो इज इट fine or something is? It is absolutely fine not to have a prominent belly by the end of second trimester. छठे महीने के एंड तक नहीं भी अगर कोई इतना उभार नज़र आ रहा पेट का, तो इट्स ओके। हर मदर का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और ज़्यादा जो बेबी का ग्रोथ स्पर्ट है वो 7, 8, 9 मंथ में होता है, नॉट इन द मिड ट्राइमेस्टर। अब लास्ट पे आप एक दफ़ा एक्सप्लेन करते जाएं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर किस वीक से लेके किस वीक तक होता है?
अच्छा, साइंटिफिकली तो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट ऑफ वीक 14 से लेके एंड ऑफ वीक 26 तक होता है। वीक 14 से वीक 26 तक वी आर हैविंग, और मदर्स आर हैविंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। थैंक यू डॉक्टर फोजिया, आज आपने हमें इतना टाइम दिया और सेकेंड ट्राइमेस्टर को डिस्कस किया। इसके साथ ही हमें पता चला कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो हमारे मेनली क्वेश्चंस थे, वेट कैसे गेन होगा, नहीं करना तो अपना मेंटेन कैसे करना है, क्या खाना है, कौन से टेस्ट होने चाहिए, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जवाब हमें मिल चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके और एग्जांपल्स के साथ इन्होंने हमें दिया। इसी के साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर की पॉडकास्ट के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।